स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोडल एनालिसिस। अभी तक हमने जो है बेसिक केवीएल केसीएल के बारे में और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसके अलावा जो स्टार डेल्टा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, एनर्जी स्टोर्ड है, बेसिक की सारी चीज़ें जान ली है। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस की तरफ। एडवांस की तरफ जाने से क्या होगा, अब इसमें एडवांस में आता है हमारा केसीएल प्लस ओम्स लॉ को मिला के हमारा जो बनता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में हम मेनली केसीएल इक्वेशन बनाते हैं पर्टिकुलर नोड को पहचान करके। ठीक है, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैंने ये बनाए हैं, जिससे जो है आसान हो जाता है एक बार समझना कि हमारा केसीएल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और बात करेंगे धीरे धीरे, सब चीज़ जानेंगे इसी में क्या क्या होता है, और लगभग जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं केसीएल से रिलेटेड या नोड एनालिसिस से रिलेटेड हम जो है इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इक्वेशन बनाने से कि अगर हमारे पास दो नोड हैं तो नोड की इक्वेशन किस प्रकार बनेगी कि हम उसकी करंट की इक्वेशन क्या लिख सकें। क्योंकि नोडल एनालिसिस केसीएल आता तो जाहिर सी बात है हम करंट का सम ही लिखेंगे कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो करंट की क्या इक्वेशन बनेगी वो हमको पता होनी जरूरी है कि क्या इक्वेशन बननी है। एक बार देख लेते हैं कि किस किस तरीके से इक्वेशन बनती है। फिर ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो नॉर्मली आपको किसी भी नेटवर्क में देखने के लिए मिलेंगे केसीएल यूज करते टाइम। ठीक है, अगर आपको हर किसी ब्रांच की इक्वेशन बनानी आ गई कि किस ब्रांच की इक्वेशन किस प्रकार बनेगी, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बस एक बार इसको समझना है और लगभग 80-90% आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। एक बार देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो नोड है। एक नोड की वोल्टेज V1 है, दूसरे नोड की वोल्टेज 0 यानी कि रेफरेंस है। ठीक है, इसमें करंट जो है V1 से लेके 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें करंट कितनी की, करंट की क्या इक्वेशन बनेगी। तो करंट का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जैसे नोड से मेरी करंट निकल रही है, पहले वो वाली वोल्टेज माइनस जहाँ तक जा रही है वो वाली वोल्टेज डिवाइडेड में बीच में टोटल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ बेसिक। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन बन गई V1/3। अगर इसके सेकंड पैरामीटर की बात करी जाए इस ब्रांच के लिए, देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो इक्वेशन अभी सेम नहीं रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि V1 से ही करंट हमारे जाएगी। हमने स्टार्टिंग में कहा था करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, लेकिन हो सकता है V1 हमारा नेगेटिव हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। हो सकता है 0 से भी कम हो। यहाँ पे हमारी करंट जो है 0 से V1 की तरफ जा रही है। तो अभी हमारी जो करंट की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 0 जहाँ से करंट स्टार्ट हुई माइनस V1 जहाँ तक जा रही है डिवाइडेड में 2 कि माइनस V1/2। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस अगर मैं 3 ओम ही रख दूँ, दोनों का वैल्यू एक बार सेम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ओम आएगा और ये भी 3 ओम आएगा। अगर आप ध्यान दें करंट की डायरेक्शन अगर मैंने चेंज की है, पहले डायरेक्शन मेरी लेफ्ट टू राइट थी, अभी डायरेक्शन मेरी राइट टू लेफ्ट है। मैंने सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज की है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। तो सिर्फ हमारे जो है I1 की वैल्यू में सिर्फ साइन का चेंज आया है। ये प्लस V1/3 था, ये माइनस V1/3 है। इसका मतलब सीधा सीधा सा यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूँ तो सिर्फ मुझे उसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है, उसकी पोलैरिटी अपोजिट करनी है, उसका जो है साइन चेंज करना है कि अगर इस डायरेक्शन में मेरी करंट 4 एम्पियर जा रही है तो वही करंट इस डायरेक्शन में माइनस के 4 एम्पियर जा रही होगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। अब अगर इस नोड की बात की जाए, इस वाले ब्रांच के लिए अगर मुझे करंट इक्वेशन निकालनी होगी तो क्या बनेगी, I बराबर जहाँ से करंट निकली V1 जहाँ तक करंट गई माइनस V2 डिवाइड में बीच का टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ से करंट आ गई मेरी V1 - V2/2। सेम ऐसे ही अगर मुझे इसके लिए निकालनी होगी करंट और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे मैं V2 - V1 लिखूंगा, ना कि V1 - V2। तो यहाँ पे मेरी करंट की इक्वेशन बनेगी V2 - V1 डिवाइड बाई 2। ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में ही यूज होंगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू यूज नहीं होने वाली। अब जितने भी केसीएल के नोड एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे, नोड एनालिसिस के, उन सब में यही टेक्निक यूज होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूज होगा ही नहीं। तो बस सब में आपको यही सारी चीज़ें हैं, सब में इन्हीं को इक्वेशन निकाल के केसीएल लगाना है। अब देखो इसमें जो है मेरी करंट इस साइड से जा रही है। ठीक है, तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये 2 और 3, ये तो सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा 5 ओम है, ये तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, जहाँ से करंट स्टार्ट हुई वो वाली वोल्टेज V1। उसके बाद जब मुझे पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अगर जा रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट जा रही है, मतलब
वो बैटरी एज अ लोड काम कर रही है, मतलब वो बैटरी जो है एनर्जी अपने अंदर खींच रही है, अपने अंदर एनर्जी खींच रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो एज अ लोड काम कर रही है। अब हमारी जो एनर्जी है उसके अंदर नेगेटिव आएगी, तो मैं यानी कि इसमें लिखूंगा माइनस के 5 वोल्ट। अगर इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल रही होती बैटरी के तो मैं इसको +5 लिखता, और माइनस V2, ये आ गया मेरा टोटल वोल्टेज V1 माइनस V2। और ये जो बीच में वोल्टेज सोर्स आया, इसको पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मेरी डायरेक्शन है तो मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एज ए लोड काम कर रहा है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही होती तो मैं इसको पॉजिटिव लिखता। डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस कितना, 2 + 3 जो हो जाएगा हमारा 5। ये आगे इसके करंट की इक्वेशन। अब इसमें देखो, इसमें करंट मेरी जो है राइट टू लेफ्ट है, तो सेम चीज़ V2। अब इसमें ये करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लस कंसिडर करूँगा। +5 माइनस V1 डिवाइड में 1 + 2 3। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें जो है बैटरी के लिए मैंने जो इधर जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट दिखाई, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती हुई करंट दिखाई, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसमें पॉजिटिव लिया, इसमें यहाँ पे इसलिए नेगेटिव लिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जहाँ से करंट स्टार्ट हुई पहले वो वाली वोल्टेज, जहाँ तक करंट जा रही है माइनस वो वाली वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो आप दोनों वोल्टेज टर्मिनल का डिफरेंस ही लेंगे। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो अगर है क्या होगा टर्मिनल, V1 माइनस V2 अपॉन में 2। सही लग रहा है? नहीं, ये नहीं करना है। हमने जब KCL पढ़ा था पहले ही बताया था कि अगर वोल्टेज चाहे कुछ भी हो, अगर सीरीज में हमारा करंट सोर्स दिया हुआ है तो उस ब्रांच में करंट हमेशा उतनी ही रहेगी जितने हमारा करंट सोर्स होगा। मतलब यहाँ पे I की वैल्यू 3 एम्पियर ही होगी, क्योंकि इसमें 3 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा हुआ है। जब 3 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, इस पूरी ब्रांच में करंट हमेशा ही 3 एम्पियर रहेगी। इसमें टर्मिनल वोल्टेज आप चाहे इसकी कुछ भी रखें, ठीक है, अगर इसमें कोई करंट सोर्स लगा है तो वोल्टेज करंट हमेशा इसके अक्रॉस इतनी ही रहेगी। ये वाली इक्वेशन इसमें काम नहीं करेगी, ध्यान रखना है इस चीज़ का, बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं। सेम इसमें अगर हमारी जो है ये करंट राइट टू लेफ्ट है, लेकिन हमें जो करंट निकालनी है ये निकालनी है लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, सीधा सीधा मेरा I बराबर -3 एम्पियर। -3 क्यों? क्योंकि हमने जो करंट इस ब्रांच में करंट 3 एम्पियर ही रहेगी और राइट टू लेफ्ट रहेगी, लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है लेफ्ट टू राइट। तो उसको क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो सिर्फ उसमें जो है माइनस साइन आ जाएगा, इसके अलावा वो सेम रहेगी। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसी भी ब्रांच में करंट निकालने के लिए, और KCL में सिर्फ यही यूज होते हैं। इसके अलावा बाहर से और कोई एक्सेप्शन नहीं आता है एक्सेप्ट नोडल सुपर नोड के। ठीक है, सुपर नोड क्या होता है उसको भी देखेंगे हम, काम उसमें भी वही करता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है उसमें। एक बार सुपर नोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले जो है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये 8 पॉइंट आपको जो है ध्यान रखने हैं, इनकी किसकी इक्वेशन किस प्रकार बनेगी ये समझ में आता है तो आपका जो है नोडल एनालिसिस आपका पूरा हो जाता है यहीं पे ही। ठीक है, अब नोड एनालिसिस के लिए अगर मेरे पास कोई भी सर्किट है उसमें कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। स्टेप क्या कि अगर आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। सबसे पहली बात, आपको सारे के सारे पहले तो नोड आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें कितने नोड हैं। नोड कहाँ है, जहाँ पे भी हमारे 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच आपस में एक जगह मीट कर रही है, उस पॉइंट को हम नोड बोलेंगे। ठीक है, तो एक नोड तो हमारा ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड हमारा ये हो गया, और एक नोड ये हो गया, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है, ये तो ये तीनों एक ही नोड है। तो स्टेप 1 हो गया क्या, आइडेंटिफाई द नोड। ठीक है, सबसे पहले आपको नोड पहचानने हैं और हर किसी का अपना नाम रखना है, और इसमें एक नोड रखना है आपको, रेफरेंस नोड। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया हर किसी को आप जो है एक सारे नोड में से एक नोड आप रेफरेंस नोड लेंगे। रेफरेंस नोड हम नॉर्मली वो नोड लेते हैं जहाँ पे हमारे सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है।
ठीक है, उस रेफरेंस नोड को हम कंसिडर करते हैं कि ये वाला पॉइंट मेरा अर्थ है, इसका पोटेंशियल मैं यहाँ पे 0 कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो इसके रेस्पेक्ट में हम सब जो है रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ किसी भी बैटरी के लिए कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज लेवल 10 वोल्ट है। ठीक है, इसका मतलब है 10 वोल्ट वो तब है जब हमने इसको अर्थ किया हुआ है, यानी कि इसको मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, इसको मैं 0 मान के चल रहा हूँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल मेरा 10 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं 10 वोल्ट रखूँ लेकिन इसको 0 ना रख के इसको माइनस के 2 वोल्ट रख दूँ, तो क्या अभी भी ये बैटरी मेरी 10 वोल्ट की होगी? नहीं, अभी ये बैटरी मेरी 12 वोल्ट की होगी। अगर मैं इसको +8 रख दूँ तो अभी ये बैटरी मेरी कितनी होगी? 8 वोल्ट की होगी। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मेरा वोल्टेज होता है, कि जितना मेरा पोटेंशियल का डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच में, वही मेरा वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मुझे जो है रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके चलना पड़ रहा। तो ये रेफरेंस पॉइंट मेरा हो गया 0 वैल्यू वाला। ठीक है, सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाई किया, उसके बाद एक रेफरेंस नोड लिया और बाकी नोड के लिए हमने एक वोल्टेज असाइन कर दिया। असाइन वोल्टेज ऑन ईच नोड, हर नोड पे हमने एक वोल्टेज असाइन कर दिया। मैंने कहा इस नोड पे मेरी वोल्टेज है VB, VA, इस पे VB और इस पे VC, और इस पे तो 0 है ही। ठीक है, जितनी भी नोड थी हर नोड पे मैंने जो है एक वोल्टेज असाइन कर दिया, जो अभी हमारे लिए अननोन है। ठीक है, अननोन है। उसके बाद क्या करना है? स्टेप 3, मेक इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू ईच नोड। ठीक है, हर नोड के रेस्पेक्ट में क्या करना है? KCL इक्वेशन लिखनी है, एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। राइट KCL इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू ईच नोड एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। ठीक है, रेफरेंस नोड को छोड़ के जितने भी नोड है हर किसी के रेस्पेक्ट में आप जो है KCL इक्वेशन लिख दीजिए और आपका जो है काम बन जाएगा। कैसे लिखनी है? मैंने कहा इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3, इसकी वैल्यू R4, इसकी वैल्यू R5, ये मेरी वोल्टेज है, इसकी वैल्यू V1, इसकी वैल्यू है V2। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। स्टेप सारे फॉलो करेंगे। हमने वोल्टेज असाइन कर दी। अब बनाते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में वोल्टेज बनाने के लिए किसी भी नोड के लिए जब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ तो मैं करंट की डायरेक्शन अलग अलग मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ की इक्वेशन बना रहा हूँ तो मुझे किसी नोड से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस नोड की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन को ना बढ़ाते हुए आप पहले जो है इसमें करंट की डायरेक्शन मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, रैंडम आप किसी भी डायरेक्शन में करंट मान लीजिए। मैंने कहा कि यहाँ से मेरी एक करंट गई I1। ठीक है, ये करंट आगे जाके 2 हिस्सों में बट गई, ये I2, ये I3। ठीक है, अब किसी भी डायरेक्शन में करंट ले सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट आई तो साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना ही तो आएगा ना, बाकी तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, ये I3 हो गई, यहाँ पे ये मेरी करंट आ रही है I3, ये करंट यही आ रही है घूम के। I3 इधर जाके ये I4 में बदल गई और ये हो गई I5 में। ये I4 इधर आ रही है, इधर से आ रही है I2 और ये नीचे गई I6। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हम कोई भी करंट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। बस हमें जो है KCL इक्वेशन लिखना आना चाहिए, फिर उसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा सेम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करनी हो तो उसको जो है बस साइन चेंज कर दीजिए, साइन आंसर आपका आ जाएगा। अप्लाइंग KCL एट नोड A। ठीक है, नोड A पर अगर हम KCL इक्वेशन लगाएं तो मुझे पता है KCL इक्वेशन क्या कहती है? इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है? I1। आउटगोइंग करंट कौन सी? I2 प्लस I3। ठीक है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जा रही होगी, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, बेसिक्स है। अब मुझे I1 निकालना है, तो आप याद कीजिए वो 8 फॉर्मूले, जिसमें से 0, उसके बाद प्लस V1 माइनस VA। तो I1 के लिए क्या बनेगा? सॉरी, I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 प्लस V1। V1 क्यों? क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है।
प्लस V1 माइनस VA जहाँ तक करंट जा रही है डिवाइड में बीच का रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू नहीं रखी है क्या हमने, इसको R6 रख लेते हैं। ये हो गया R6 बराबर I2 की वैल्यू कितनी होगी, VA माइनस VB बटे में R1। I3 की वैल्यू VA माइनस VC बटे में R2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब अगर हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड B, अप्लाइंग KCL एट नोड B, नोड B के लिए क्या होगा, देखो मेरी करंट I2 और I4 नोड की तरफ आ रही है और I6 जो है नोड की तरफ से जा रही है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट I2 प्लस I4 बराबर I6। ठीक है, यहाँ पे I2 जो है, I2 के लिए क्या होगा, VA माइनस VB बटे में R1, VA माइनस VB अपॉन R1। I4 के लिए क्या बनेगी, I4 के लिए VC माइनस VB, क्योंकि करंट जो है इस डायरेक्शन में है, तो जहाँ से चली पहले वो वाली वोल्टेज, फिर जहाँ तक गई वो वाली वोल्टेज, तो VC माइनस VB अपॉन R4, VC माइनस VB डिवाइड में R4। और I6 की वैल्यू क्या होगी, VB माइनस 0 अपॉन में R3। ये हो गई इक्वेशन 2। इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन 3 की, एट नोड 3, एट नोड C। नोड C के लिए क्या होगा मेरे, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। I4 की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी I3 की वैल्यू क्या हो गई, VA माइनस VC डिवाइड में R2। I4 की वैल्यू हो गई मेरी VC माइनस VB डिवाइड में R4, और I5 की वैल्यू हो गई VC माइनस V2 माइनस 0 डिवाइड में R5। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। जब हम एक्चुअल में कोई क्वेश्चन करेंगे, ये तो हमारे सिर्फ समझाने का तरीका है, जब हम एक्चुअल में कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारी ये R1 R2 R3 R4 R5 R6 इन सब की वैल्यू गिवन होगी, V1 की वैल्यू गिवन होगी, V2 की वैल्यू गिवन होगी, सिर्फ हमको क्या है नोड वोल्टेज कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, हम इस पर बेस्ट अभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि अगर हमको इक्वेशन सोल्व करनी है, या तो उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इक्वेशन बनेगी कैसे। ठीक है, तो किसी भी नोड पे अगर आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो उसमें इक्वेशन बनाने के सिर्फ यही एक तरीका है अच्छा सा। ठीक है, इसको बस यही करना है, KCL इक्वेशन आसान पड़ती है, KVL के मुकाबले उसमें एक इक्वेशन ज़्यादा बनानी पड़ती है। आप जो है इसको सोल्व करेंगे, आसान भी है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में हम जो है KCL लगा सकते हैं। मैक्सिमम मैंने कहा, हर क्वेश्चन में KCL नहीं लगाया जा सकता, वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन में हम KCL नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें जो है सिर्फ KVL ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन KCL से हो पा रहा है और तो उसमें एक इक्वेशन कम बनती है, तो उसमें क्या होगा कि हमको जो है उसको सोल्व करना आसान पड़ता है, तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि KCL की आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, आना KVL भी चाहिए। KVL बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि KVL ही लगेगा, उसमें आप KCL नहीं लगा पा रहे, लेकिन अभी के लिए देखिए KCL समझना भी आसान है और इसकी इक्वेशन भी आसानी से समझ जाती है। 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन बनेंगे, VA VB VC, और उसको आसानी से आप जो है सोल्व कर पाएंगे। और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है नोडल एनालिसिस करके इक्वेशन बनानी आ गई होगी। अगर आप इक्वेशन बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन एक बार बनानी आ गई तो उसके बाद तो शायद इसमें कोई जो है प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आने वाली है। उसके बाद तो हमारी बेसिक मैथ है, बस 3 इक्वेशन 3 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, ये सारी चीज़ लगा के आप जो है आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये हो गया मेरा करंट सोर्स, ये हो गया करंट सोर्स, और ये हो गया 2 ओम, ये 6 ओम, ये 10 एम्पेयर, 4 ओम, 5 एम्पेयर। ठीक है, पूछा क्या गया है, फाइंड ए नोड वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड नोड वोल्टेज। ठीक है, वही अपने 3 तरीके। सबसे पहले नोड वोल्टेज असाइन कर दो,
ये नोड हो गया हमारा V1, ये नोड हो गया हमारा V2। कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, Vx, Vy, Va, Vb, जो भी आपको अननोन लगे, बस आप कोई मैथमेटिकल वो जो है इंटीजर नहीं रख सकते। और एक नोड हो गया हमारा रेफरेंस नोड, ठीक है। अब हमारे पास 2 अननोन है, एक रेफरेंस नोड हो गया, हमारे पास 3 नोड है। यहाँ पे हमने पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 3 नोड है, उसमें से हमने एक रेफरेंस नोड ले लिया, बाकी 2 नोड हमारे पास हमने उसको वोल्टेज असाइन कर दी। एक को वोल्टेज असाइन की V1, दूसरे को वोल्टेज असाइन की V2। तीसरा स्टेप है, अब बना उसकी केसीएल इक्वेशन। अब देखो यहाँ से मेरी 5 एम्पीयर की करंट आ रही है, मैंने कहा कि कुछ करंट मेरी इधर गई, कुछ करंट मेरी इधर गई। यहाँ से मेरी 10 एम्पीयर की करंट आ रही है, तो कुछ करंट तो इधर से आ ही रही है, वो करंट चली गई इधर, ठीक है। अब करंट की वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये करंट मेरी I1 है, ये वाली करंट मेरी I2 है, तो यही करंट तो I2 है ही, ये I2 है, ये तो 10 एम्पीयर आ रही है, ये आ गई I3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अप्लाइंग KCL एट नोड V1 पे हम KCL लगा रहे हैं, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितनी है? 5 एम्पीयर। आउटगोइंग करंट कितनी है? I1 प्लस I2। 5 एम्पीयर की करंट आ रही है, बाकी 2 एम्पीयर 2 करंट हमारी जा रही है। I1 की वैल्यू कितनी है? V1 माइनस 0 बटे में 2, V1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? V1 माइनस V2 अपॉन 4, V1 माइनस V2 अपॉन 4, ये हो गया मेरा 5 एम्पीयर। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? 5/1 एलसीएम लिया, आ गया 4, 2V1 प्लस V1 माइनस V2, ये आ गया इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो 20 इक्वल्स टू 3V1 माइनस V2, ये आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब सोल्व करते हैं नोड V2 के लिए। ऐड नोड V2। देखो मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में जब आप सीख रहे हैं तो सीखते टाइम जो है आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको सब चीज़ें लिख के करनी है, जिससे आपको कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें, कोई गलती ना कर दें, ठीक है। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप जो ये सारी चीज़ें लिखने ना सोचे, क्योंकि जब एट द एंड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही बैठना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आंसर से मतलब होता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि उसमें तो आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है। तो आपको जो है स्टेप नहीं देखे जाएंगे, लेकिन अभी समझने के लिए आपको एक एक स्टेप जो है लिख के करना पड़ेगा, और इसको ध्यान में रख के करना है कि कोई गड़बड़ ना हो। एट नोड V2 के लिए क्या होगा? देखो इनकमिंग, यहाँ से करंट ये जा रही है, सम ऑफ इनकमिंग करंट कितनी है? I2 प्लस 10 बराबर आउटगोइंग करंट कितनी है? ये 5 एम्पीयर की करंट जा रही है, 5 इधर 3 इधर, 5 प्लस I3, इसको I3, ठीक है। इसको एक तरफ ले आते ना, I2 माइनस I3। एक काम करो, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। I2 की वैल्यू कितनी है? I2 की वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइड में 4 प्लस 10 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये बराबर है 5 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है? V2 माइनस 0 बटे में 6, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, 4 आ गया, ये आ गया 4, ये 4 क्यों? इसको काटना है तो 12 ले लेते हैं एलसीएम। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3V1 माइनस 3V2, इसको 12 से गुना करने के लिए आ गया 120। अब तो बस बेसिक इक्वेशन बची है हमारी, वो कैलकुलेशन बची है, वही करना है। इसको 12 बनाने के लिए ये कितना आ गया? इसको 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 12 पंजे 60 प्लस 2V2, ये भी 12, ये भी 12, ये कट गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आ गया? अननोन एक तरफ और मैथ इंटीजर्स एक तरफ, तो 3V1 माइनस 3V2 माइनस 2V2, ये इस तरफ प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में। इसके बाद बराबर 60, ये प्लस का 120 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 120। ये किया सोल्व, कितना आ गया? 3V1 माइनस 5V2 बराबर माइनस के 60। ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है? 3V1 माइनस V2 बराबर 20, 3V1 माइनस V2 बराबर 20, ये थी मेरी इक्वेशन 1, ठीक है।
अगर आप इसको जो है सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे माइनस कर दो। सोल्व करने के लिए अगर आप जो है एक वेरिएबल को कम कर देंगे तो रिमूवल ऑफ वेरिएबल, तो आपकी इक्वेशन एक इक्वेशन बचेगी, एक ही अननोन बचेगा। देखिए 3v1 माइनस 3v1 ये तो कट गया, माइनस के 5v2 प्लस का v2 कितना बचा, माइनस का 4v2, माइनस के 60 माइनस के 20 हो गया माइनस के 80, माइनस से माइनस गया, यहाँ से v2 आ गया मेरा कितना 20 चौक 80 20 वोल्ट। ठीक है, v2 आ गया मेरा कितना 20 वोल्ट। अब v2 की वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये इक्वेशन 2 में पुट कर दो। अब मुझे 1 में पुट करना ज़्यादा आसान दिख रहा है, 1 में पुट कर देते हैं। 3v1 माइनस v2 की वैल्यू कितनी 20 बराबर 20, 3v1 बराबर 40 और v1 बराबर 40/3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से मेरे नोड वोल्टेज v1 की वैल्यू हो गई 40/3 या फिर 40/3 या फिर 13.33 और नोड v2 की वोल्टेज आ गई 20 वोल्ट। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना आसान है। इसके अलावा इसको सोल्व करने का एक तरीका है हमारा क्रैमर्स रूल। अगर आप जो है ये क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड यूज नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हालांकि दो अननोन के लिए तो सोल्व करना कोई मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि उसमें आपको इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार तो वो जो है पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। देखो सबसे पहले तो आपने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन तो इसमें बनानी ही पड़ेगी। तो इक्वेशन v1 क्या बनी थी आपकी 3v1 माइनस v2 बराबर 20, और इक्वेशन 2 क्या बनी थी आपकी 3v1 माइनस 5v2 बराबर माइनस के 60। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। आंसर तो हमें पता ही है, क्या आंसर हमें पता है कि हमारे v1 की वैल्यू आई थी 40/3 और v2 की वैल्यू आई थी 20। जो हमारा क्रैमर रूल है उससे हम एक बार सोल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम आता है तो फिर जो है हम इस मेथड को यूज़ करेंगे जब हमारे पास इक्वेशन 3 होंगी, क्योंकि 3 इक्वेशन के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। उस टाइम पे जो लेंदी और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे, क्रैमर्स रूल में क्या होगा, वो थोड़ा सा लेंदी तो पड़ेगा लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वो हमारे लिए आसान हो जाता है, उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार क्रैमर्स रूल से सोल्व करके। CRAMERS क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि v1 बराबर del1 अपॉन del और v2 बराबर del2 अपॉन del। अब ये del क्या है, del1 क्या है, del2 क्या है, बस ये हमें पता चल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। देखो del क्या है, पहले तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ मैं, ठीक है, तो ये मेरा लिखा जाएगा 3 - 1 3 - 5 v1 v2 इक्वल्स टू 20 और माइनस के 60। सिंपल है, 3 - 1 3 - 5, ये सारे v1 v2 के कोफिशिएंट मैंने लिख लिए। जिसका कोफिशिएंट पहले लिखा है पहली कॉलम में उसकी वैल्यू पहले, जिसका कोफिशिएंट दूसरी कॉलम में लिखा है उसका वैल्यू दूसरे बार। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे, इतना सिंपल है। ठीक है, तो जो डेल है वो डिटर्मिनेंट है इस वाली मैट्रिक्स का 3 3 - 1 - 5। इसका डिटर्मिनेंट है तो कैसे निकालेगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 3 × -5 माइनस 3 × -1 कितना हो गया, माइनस के 15 प्लस के 3, प्लस के 3 की, क्योंकि 3 × -1 3 गुना -1 -3 -3 -1 क्या हो गया, प्लस के 3, ये कितना हो गया माइनस के 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से मुझे 12 वोल्ट नहीं, माइनस के 12, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई। डेल की वैल्यू कितनी आ गई 12, यहाँ से मैं लिख दूँ यहाँ को डेल बराबर माइनस के 12। कैसे निकला, डिटर्मिनेंट सोल्व करके। अगर मुझे डेल 1 निकालना होगा, डेल 1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो डेल 1 भी डिटर्मिनेंट है, लेकिन डेल 1 की जगह पे मैं क्या करूँगा, जब मुझे डेल 1 निकालना है तो जो पहली कॉलम है उसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या 20 माइनस के 60, बाकी सेम एज इट इज।
इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 20 पंजे 100 माइनस के 100 माइनस के 60 गुना माइनस का 1 माइनस के 100 माइनस के 40, सॉरी कितना हो गया, 20 पंजे 100, सर माइनस का ही है ना ये, माइनस का 1 माइनस के 5, सही है, 20 60 सही है, 20 पंजे 100, उसके बाद माइनस ऑफ दिस, ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस के 140, ठीक। सोल्व करते हैं v1 की वैल्यू, v1 कितना था, डेल 1 अपॉन डेल, मतलब कहाँ गया हमारा डेल 1 है हमारा माइनस का 140 और डेल है हमारा कितना 12 माइनस के 12, ठीक है, माइनस तो माइनस गया, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे 2 यहाँ पे लग गए, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा यार ये 60 है, ये 60 है, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, माइनस का 160 बटे माइनस का 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया 40 बटे 3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से मेरा V1 आ गया। सेम ऐसे ही मैं V2 निकाल सकता हूँ। V2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली जगह पे V2 वाली कॉलम में ये वाला वेरिएबल मुझे रखना है, ठीक है। यहाँ से मेरा देखिए V1 तो सेम आया है, अगर मैं V2 निकालूंगा उसके लिए मुझे चाहिए पहले डेल टू की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली मैट्रिक्स में 3 और 3 एज इट इज रहेंगे, और -1 -5 की जगह मैं क्या रखूँगा 20 और -60। इसको सोल्व करते हैं, माइनस के 180 माइनस के कितना 20 या 60 कितना हो गया माइनस के 240। V2 बराबर डेल 2 अपॉन डेल 2 की वैल्यू आई माइनस के 240, डेल की वैल्यू है माइनस के 12, ये गया ये है 12 दूनी 24, ये आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर भी हमारा मैच करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि क्रैमर रूल्स हमारा अननोन वेरिएबल सोल्व करने के लिए एकदम सही तरीका है। हालांकि 2 वेरिएबल के लिए तो हमारा वो एलिमिनेशन मेथड ही सही है, लेकिन हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हो जाएंगे तो उसमें क्या है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे केसेस में मैं तो यही सलाह दूंगा, हालांकि ये क्वेश्चन आपके कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 वेरिएबल वाले नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को पता है कि बच्चे के पास करने के लिए टाइम कम है, तो वो क्वेश्चन हमेशा आपको वो देंगे जिसमें आपका लॉजिक टेस्ट किया जा सके, आपकी जो है थिंकिंग टेस्ट किया जा सके, ना कि ये देखा जा सकता कि आप जो है कितनी गधा मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको गधा मजदूरी नहीं कराएंगे, आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराएंगे, आपके जो है सिर्फ अप्रोच चेक की जाएगी। तो लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक बार क्वेश्चन आपको करना जरूर आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन करना आ गया तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है क्या, ये करंट सोर्स है डाउन साइड में है, ये करंट सोर्स है ये अप साइड में है, इसकी वैल्यू है 2 ओम, ये है मेरा 6 ओम, ये है मेरा 7 ओम, ये 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये नोड वोल्टेज है V1, ये नोड वोल्टेज है V2 और इसकी वैल्यू है 1 एम्पियर, ठीक। और ये मेरा ग्राउंड हो गया। आपको क्या करना है, फाइंड V1 एंड V2, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको जो है पहला क्वेश्चन करना समझ में आया, अच्छे से आने लगा है, और आप इस चीज़ अभी तक जितना भी मैंने बताया उस चीज़ को आपने सीरियसली देखा है, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ट्राई करके मुझे बताइए कि इसका जो है क्या सोल्यूशन आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 3 हमारे पास नोड बनते हैं, तो उसके लिए हम 3 वेरिएबल क्रैमर रूल से किस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, जिसमें हमारे पास 3 नोड हैं V1, V2 और V3। पूछा क्या गया है, फाइंड नोड वोल्टेज। अब नोड वोल्टेज में यहाँ पर हमारे पास एक करंट सोर्स लगा है 3 एम्पियर का, यहाँ पे हमारा एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है जिसकी वैल्यू है 2Ix। यहाँ पर Ix है हमारा इस वाली ब्रांच में, ये 2 ओम वाली ब्रांच में जो करंट जा रही है वो हमारे Ix है, ठीक है। सोल्व करते हैं, चेक करते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है।
मैंने कहा कि एक करंट मेरी ये 3 एम्पियर की इधर से आ रही है, आई एक्स इधर से आ रही है, तो कुछ करंट इधर से भी जा रही है, इसको मान लेता हूँ मैं I1। ये करंट मेरी I1 इधर से आ रही है, इधर से नीचे गई क्या 2IX, तो इधर से गई मेरी I2, और ये I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, तो नीचे गई मेरी I3। करंट की वैल्यू हम अभी कुछ भी ले सकते हैं, हमें तो सिर्फ KCL लगाना है एट नोड V1। अगर आप V1 की बात करेंगे तो कितना आएगा, इनकमिंग करंट 3 एम्पियर, आउटगोइंग करंट कितनी है I1 प्लस IX, 3 तो 3 है ही, I1 कितना होगा V1 माइनस V3 अपॉन में 4, IX कितना होगा V1 माइनस V2 अपॉन में 2। बेसिक इतना ही करना है। इसको सोल्व करेंगे अगर कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लिया कितना है 4V1 माइनस V3 प्लस 2V1 माइनस 2V2, यह आ गया 3, यह 4 आ गया इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो V1 प्लस 2V1 कितना हो गया 3V1 माइनस 2V2 माइनस V3 बराबर 12 है, इक्वेशन 1। ठीक, उसके बाद एट नोड V2, नोड V2 की अगर बात की जाए, कहाँ है हमारा नोड V2, यहाँ पे 2 करंट आ रही है I1 प्लस I2, जा कितनी रही है एक करंट I3, तो I1 नहीं ये IX है, ये IX है ना, ठीक है IX प्लस I2, IX प्लस I2 बराबर में कितना I3। IX की वैल्यू हमें पता है कितनी है V1 माइनस V2 अपॉन में 2, I2 की वैल्यू कितनी है V3 माइनस V2 अपॉन में 8 बराबर में I3 कितना है V2 अपॉन 4। इसको अगर सोल्व करेंगे कितना आएगा, एलसीएम ले लिया 8 आया, 4V1 माइनस 4V2 प्लस V3 माइनस V2 बराबर 2V2 अपॉन 8। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, ये से लेके जिससे नीचे वाला हम काट सकें। ठीक, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 4V1 माइनस के 4V2 माइनस का V2 कितना हो गया माइनस के 5V2, ठीक है, प्लस का V3 बराबर के 2V2, प्लस के 2V2 बराबर के इस तरफ ले आओ, 4V1 माइनस के 7V2 प्लस के V3 बराबर 0, इक्वेशन 2। अब बात करते हैं नोड 3 की, एट नोड E3 क्या है, इनकमिंग करंट कितनी है I1 एट नोड V3, इनकमिंग करंट्स आ गई मेरी I1 बराबर I2 प्लस 2IX। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है V1 माइनस V3 डिवाइड में 4, I2 की वैल्यू है मेरी कितनी, ये बराबर हो जाएगा, I2 की वैल्यू है V3 माइनस V2 डिवाइड में 8, और 2 इंटू IX की वैल्यू है V1 माइनस V2 डिवाइडेड में 2, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया 8 आ गया, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 2V1 माइनस का 2V2 डिवाइड में V3, ये आ गया V3 और ये आ गया मेरा 8, इसका पूरे का एलसीएम 8 लें अगर तो ये आ जाएगा V3 माइनस V2 प्लस 8V1 माइनस 8V2। ठीक है, इस 8 से ये 8 गया, हाँ कर लेते हैं सोल्व, सब कुछ ले आओ इसी तरफ ले जाओ, क्या हो गया 8V1, ये आ जाएगा इस तरफ, लिख लेते हैं पहले 8V1 और ये 8V2 माइनस के 8V2 माइनस के V2 हो गया माइनस के 9V2 प्लस के V3, ये दोनों भी मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा माइनस के 2V1 और ये प्लस का 2V3 बराबर 0। ठीक है, 8V1 माइनस के 2V2 कितना हो गया 6V1, उसके बाद माइनस के 9V2, V2 तो है ही नहीं तो माइनस के 9V2 प्लस के
V3 प्लस 2V3 कितना हो गया 3V3 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना जो है बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हमने सबने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेंदी कैसे हो जाता है एक बार सोल्व करके देखते हैं। हालांकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो उसको हमें रफ करते रहना पड़ेगा। हमारे पास अभी इक्वेशन आ गई है, एक बार पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। कैसे, पहले लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन क्या क्या है मेरी। इक्वेशन है हमारी 3v1 माइनस के 2v2 माइनस के v3 बराबर 12। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है हमारी 4v1 माइनस के 7v2 प्लस के v3 बराबर 0। और तीसरी इक्वेशन कहती है क्या, कहाँ गई, ये रही 6v1 माइनस के 9v2 प्लस के 3v3 बराबर 0। ये 3 इक्वेशन है। इसको पहले सोल्व करके देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद यूज करेंगे क्रैमर रूल। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये, लेकिन जो है आपको जो है पता होना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व हो जाता है। ठीक है, करते हैं सोल्व एलिमिनेशन मेथड से पहले। हाँ, मेथड फर्स्ट, मेथड 1 एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप जो है इसमें से कोई सा एक वेरिएबल निकाल लीजिए। मैंने कहा कि मैं इसमें से v3 निकाल लेता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन में से v3 निकालूँ तो v3 इस तरफ ले जाऊँ, 12 इस तरफ ले आऊँ, तो v3 बराबर कितना हो गया 3v1 माइनस 2v2 माइनस के 12। अब इस v3 की वैल्यू मैं जो है इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो 4v1 माइनस के 7v2 प्लस v3 की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देता हूँ, कितनी 3v1 माइनस के 2v2 माइनस के 12 बराबर 0। 4 और 3 7, 7v1, 7 और 2 माइनस के 9v2 और बराबर में 12। इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 3 के अंदर अगर मैं v3 की वैल्यू रखूँ तो 6v1 माइनस 9v2 प्लस में 3v3 की वैल्यू कितनी है 3v1 माइनस के 2v2 माइनस के 12 बराबर 0। 6v1 माइनस के 9v2 प्लस के 9v1 माइनस के 3 दूनी 6v2 36 बराबर 0। 6 और 9 15 माइनस 9 माइनस 6 माइनस के 15 टू 36। ठीक है, ये इक्वेशन 4 नहीं 5। ठीक है, ये इक्वेशन इन दोनों को अगर सोल्व किया जाए तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 15 या 45, 15 चौका 60। 15 के पाड़े में कहाँ पे आता है जो इसमें से कोई सा भी एक एलिमिनेट कर सकें। कितना 15 दूनी 30, 45 चौका 60, 5 75 6 90, 15 6 90। ठीक है, इसमें जो है 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें करते हैं 6 की मल्टीप्लाई। ये आ गया 70v1 माइनस 90v2 बराबर 120। इसमें 6 की करेंगे 15 6 90 v1 माइनस 90v2। 6 6 36 का 6 कहाँ से लगे 3 36 18 और 3 21। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, कितना बचा माइनस के 20v1 बराबर 216 में से 120 गए, कितने बचेंगे 6। ये आ गया 11 में से 2 गए 9, 96 वो भी माइनस की। तो v1 आ गया मेरा 96/20 4.8 वोल्ट v1 आ गया। अब सोल्व करते हैं v2 को। v1 की वैल्यू आप जो है इक्वेशन 5 या 4 में किसी में भी पुट कर दीजिए। हाँ, उसके बाद हम सोल्व कर लेते हैं v1। इसको करते हैं इक्वेशन 4 में पुट, तो 7v1 माइनस के 9, ये है मेरा कितना v1 की वैल्यू 4.8 है ना। 7 × 4.8 माइनस के
9v2 बराबर 12। तो 60 या 56 का 6 का आंसर लगे 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 33.6 माइनस के 9v2 बराबर 12, माइनस के 9v2 बराबर 12 माइनस 33.6, इसको माइनस कर लेते हैं। 33.6 12.0 6 1 1 कितना बचा? 11.6 बचेगा क्या? ये 2 बचेंगे। 21.6 माइनस के 9v2 बराबर माइनस के 21.6। ठीक है, ये आ गया 21.6। तो v2 बराबर कितना आ गया? 21.6 डिवाइडेड बाई 9। 21.6 को अगर 9 से डिवाइड करोगे ये आएगा लगभग 2.4 वोल्ट के अप्रोक्स। ठीक है, 2.4 ये आ गया। अगर आप v3 के अंदर इसके पुट करेंगे इक्वेशन, तो v3 बराबर 3v1 माइनस 2v2 माइनस के 12, इसकी वैल्यू 4.8 माइनस 2 इंटू 2.4 माइनस के 12 कितना हो गया? 8 से 24 का 4 कहाँ से को लगे? 2 3 चौक 12 8 2 14 14.4 माइनस 2.4 इंटू 2 24 दूनी 48 4.8 माइनस के 12 14.4 माइनस के 16.8 ये आ गया कितना? माइनस के 2.4 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे तीनों इक्वेशन आ गई क्या? V1 बराबर 2.8 वोल्ट, V2 बराबर 4.8 है ना? हाँ 4.8 V2 बराबर आया मेरा 2.4 वोल्ट और V3 आया कितना? माइनस के 2.4 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखने के ऊपर क्रैमर मेथड से। क्रैमर मेथड जैसे कि मैंने कहा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें गलती होने के चांसेस हैं। इसमें से कहीं पे भी माइनस की जगह प्लस लग गया तो भी जो है मेरा इक्वेशन बिगड़ जाएगी। क्रैमर मेथड इसीलिए यूज़ किया जाता है कि तो उसमें गलती होने के चांसेस कम है। गलती होने के चांसेस भी कम है, उसको सोल्व करना भी आसान है। ठीक है, बस वही है कि डिटर्मिनेंट निकालना है और क्वेश्चन सोल्व। आंसर हमें पता ही है क्या लाना है, तो एक बार वेरीफाई भी हो जाएगा। 2 वेरिएबल के लिए तो सोल्व करना उसको आसान था ही, 3 वेरिएबल के देख लेते हैं। अगर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो वही 3 4 6 -2 -7 माइनस के 9 -1 1 और 3 V1 V2 और V3 12 0 और 0। वही बेसिक सा फंडा है कि V1 बराबर डेल 1 बटे डेल, V2 बराबर डेल 2 अपॉन डेल और V3 बराबर डेल 3 अपॉन डेल। ठीक है, पहले तो डेल ही निकाल लें। डेल बराबर क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 4 6 माइनस के 2 माइनस का 7 माइनस के 9 -1 1 और 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले ये वाला वेरिएबल, उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई। 7 या 21 माइनस के 21 माइनस ऑफ कितना? -9। इसको पहले बड़े ब्रैकेट में रखता हूँ। माइनस ऑफ -9 माइनस ऑफ -9 तो ये होगा ना +9। तो क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है, इसको डायरेक्ट +9 ना लिख दें। उसके बाद माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ -2। तो इसको भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के बजाय इसको +2 लिखते हैं। अब इसके लिए बात करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 4 × 12 -6 12 -6 प्लस ये -1 प्लस -1 ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये कितना आ गया? माइनस के 36 और ये माइनस ऑफ माइनस कितना 42, माइनस के 36 प्लस के 42। इसको सोल्व करते हैं। 21 में से 9 गए, कितने बचेंगे? माइनस के 12 प्लस 2 गुना 6 माइनस का 1 गुना 42 माइनस 36 कितने बचे? 7। ये आ गया कितना? माइनस के 12 के 36 प्लस के 12 माइनस के 7।
ये आ गया 7 और 6 माइनस के 42 प्लस के 12, 42 में से 12 गए कितने बचे माइनस के 30। तो डेल आ गया मेरा कितना माइनस के 30। यहाँ तक मेरा क्लियर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला है 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है, इतना आसान है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या इसमें डाउट आ रहा है, हम जो है वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। लेकिन अभी तक जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान चल रही है। अब बात करते हैं डेल 1 निकालने की। अब डेल 1 निकालने के लिए मेरा आसान से चीज़ हो जाती है कि जो V1 वाली कॉलम है उस वाली कॉलम में मैं इसको हटा के इसको रिप्लेस कर दूँ, बस उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कितना, ये आ गया 12 0 0, बाकी सब एज इट इज है, -2 -7 -9 -1 1 और 3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो ये तो 0 हो गया, तो इन दोनों का तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इसका निकालने की ज़रूरत है। कितना आ गया, 12 गुना 7 या 21 माइनस के 21 प्लस के 9, कितना हो गया माइनस के 21 प्लस के 9 माइनस के 12 माइनस के 144। ठीक है, तो यहाँ से मेरा V1 आ गया माइनस के 144 पौन में माइनस के 30, माइनस से माइनस कट गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना कट जाएगा कि काट कर देखते हैं, 2 से तो कट ही जाएगा। ये आ गया 15, ये 7 और 2, उसके बाद 3 से कट जाएगा क्या, हाँ 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो V1 आ गया कितना 24/5, 24/5 मतलब 48/10 मतलब 4.8। ठीक है, अब देखो हमारा V1 की वैल्यू एकदम सही आई है। अगर V1 की वैल्यू सही आई तो V2 V3 की भी सही आएगी। आप एक बार खुद से करके देखो। V2 निकालने के लिए बस इस वाली जगह पे ये वाला रख देना, V3 निकालने के लिए इस वाली जगह पे ये रख देना है। ठीक है, खुद से सोल्व करके देखो और मुझे बताओ कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा तो फिर क्यों नहीं आ रहा। आंसर तो हमारा सही है, एक बार फिर से चेक करो। बहुत ही आसान सी चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम जो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि हमें जो है यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है, हालांकि वो खींच चुकी है, पर फिर भी कोशिश यही है कि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सोल्व करते हैं अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम में क्या है हमारा, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा डिटेल में इस बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम जो है 2-3 प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने का रीज़न यही था कि जिससे बाकी की प्रॉब्लम हमें जो है ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना करनी पड़े। ये 5 ओम, ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स, ये माइनस, ये प्लस, और ये 10I1 का मेरा वोल्टेज, वो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये 5 ओम का रजिस्टेंस, ये प्लस माइनस, और ये कितना है 10 वोल्ट। इसके बाद ये है मेरा 5 ओम, ये है मेरा 5 ओम, ये करंट जा रही है मेरी I1। करना क्या है, फाइंड द नोड वोल्टेज VA। इस वाले नोड पे मुझे VA निकालना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बता दूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड VA निकालने के लिए देखो किसी डायरेक्शन में आप करंट मान लीजिए, बस I1 हमें पता है इस डायरेक्शन में, बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में करंट मान लीजिए। मैंने कहा कि सारे करंट सिर्फ जा ही रही है। ठीक है, 5 एम्पियर तो आएगी ना, 5 एम्पियर तो आएगी। ये दोनों एक ही नोड हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो ये दोनों एक ही नोड है, तो आप इसको जो अलग अलग एक बार दिखा दो, इससे जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब मैंने कहा कि इससे करंट जा रही है, इससे 5 एम्पियर की करंट आ रही है। इसकी वैल्यू मैं क्या रखूँ, इसको I2 रख देता हूँ, इसको I3 रख देता हूँ। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी हैं, 5 एम्पियर सिर्फ। आउटगोइंग करंट कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू कितनी है, VA माइनस 10 डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस 5 + 5 10। I2 की वैल्यू कितनी है, VA, ये हमारा रेफरेंस है। आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रही है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी तो प्लस के 10I1 पहले 10I1 माइनस 0 डिवाइड में 5। उसके बाद I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू VA माइनस 0 अपॉन में 5। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई।
यहाँ से निकाल सकते हैं हम एक इक्वेशन VA और I1 के बीच में। एलसीएम लिया, कितना आ गया 10 VA माइनस 10 प्लस के 2VA प्लस 20 I1 प्लस 2VA, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 50 बराबर 1 VA, तो ये हो गया 2, ये 3 और 2 5 VA माइनस के 10 प्लस का 20 I1, ये तो 5 VA प्लस के 20 I1 बराबर 60, इक्वेशन 1। ये माइनस का 10 इस तरफ जाके प्लस का हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, I1। इक्वेशन 2 I1 क्या है, देखो I1 का मुझे पता है, I1 कितनी करंट है, I1 करंट है मेरी VA माइनस 10/10, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 10 I1 बराबर VA माइनस 10, तो VA माइनस 10 I1 बराबर 10, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, मुझे नहीं लगता इसको सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो भाई देखो, मैं तो सोल्व नहीं करूँगा, आप सोल्व करो, कमेंट करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। बहुत ज़्यादा आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। हालांकि आंसर मैं बता दूं, पर मैं क्यों बताऊं, मैंने बता दी तो फिर सोल्व करने के लिए क्या ही रह जाएगा। आप बताओ, सोल्व करोगे तो तभी तो पता चलेगा कि आंसर आ रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आसान हैं, बस आपको जो एक बार एक ही क्वेश्चन से देखिए हमारा काम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, एक बार समझना। ये समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए, एक नहीं 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए, उसका भी आपको जो है आंसर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर, इसको 5 बोल देते हैं अभी। आप जो अगर कमेंट करेंगे तो उसका लिखना कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है या क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। ये मेरे करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू है I2, ठीक है। ये करंट जा रही है मेरी I2, ये करंट जा रही है मेरी I1, ये है मेरा 1 ओम का रजिस्टेंस, ये मेरा 1 ओम का रजिस्टेंस, ये है मेरा नोड वोल्टेज Vx। पूछा गया है कि करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी यानी कि I1 पूछा गया है। तो इसमें आपको जो है I1 निकालना है, बहुत ही आसान है। सिर्फ एक ही इक्वेशन है, नोड एनालिसिस लगाओ, Vx निकल जाएगा 1 माइनस Vx अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, ठीक है। 1 माइनस Vx अपॉन 1, ये हमारे I1 निकल जाएगा। आप इसको सोल्व करो, सोल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे फिर बताना बाद में कि भाई ये दिक्कत आ रही है, इस वजह से सोल्व नहीं हो पा रहा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। ये होमवर्क देने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कमेंट पढ़वाने हैं। होमवर्क देने का मतलब ये है कि आप खुद से एक बार कोशिश करो कि क्या आपकी अप्रोच जो है सही जा रही है, क्या आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि खुद से नहीं करोगे, खुद से गलती नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे, ठीक है। अभी टाइम है, पेपर में गलत करने से अच्छा है कि प्रैक्टिस करते हुए गलत करो। गलत करोगे तो उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ जो है सही भी करना है। वरना अगर अभी गलती नहीं करोगे तो वो सारी गलती फिर पेपर में होंगी। 40 वोल्ट 5 एम्पेयर, इससे करंट जा रही है मेरी 10 एम्पेयर, ठीक। इसमें करना है फाइंड R आपको बताना है। इसमें ऑप्शन भी है आपके पास, 10 ओम, 18 ओम, 24 ओम या फिर D 12 ओम, ठीक है। इसको सोल्व करके बताओ मुझे क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए। अभी तक जितना भी समझाया, अगर आपको समझ में आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब जो है इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं तो मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, फिर देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। अगर नहीं आता है तो फिर इस बारे में डिस्कस किया जाएगा। हमारे पास है ना अपना टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी देखते रहिए, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KVL के बारे में, मैश एनालिसिस,
केवीएल तो हमने पढ़ ही लिया है, हम मैश एनालिसिस देखेंगे। मैश एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कंडीशन ऑफ सुपर नोड एंड सुपर मैश कि हमारा सुपर नोड की कंडीशन कब आ सकती है, सुपर मैश की कंडीशन कब आ सकती है, क्या हो अगर दो नोड के बीच में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और जो है कोई भी लोड रेजिस्टेंस ना हो तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेटवर्क थ्योरम की तरफ और बढ़ेंगे, थेवेनिन नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि वे सारे थ्योरम एसी के लिए भी एप्लीकेबल है, फिर अलग अलग बढ़ानी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि पहले अभी तक जितना डीसी के बारे में पढ़ा है फिर थोड़ा सा एसी के बारे में पढ़ लेंगे, फिर जो है जितनी भी नेटवर्क थ्योरम है वो सारी उसमें डिस्कस करेंगे दोनों के लिए एक साथ। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट्स। ठीक है, ट्रांजिएंट हालांकि जेई लेवल के लिए उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन यही सारी चीज़ें तो हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जितना मैं अभी तक हमने पढ़ा है उतना तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं, उतना तो सभी लोग पढ़ भी रहे हैं, तो उतना तो सभी को आता है। अगर आपको कंपटीशन में स्टैंड करना है तो आपको जो है जितना सबको आता है उससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, तभी तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, तभी आप जो है नौकरी जो है ले पाएंगे। देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।